वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं लव यू राम। मूवी की शुरुआत में हम दिव्या को देखते हैं जो कि एक ठीक ठाक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन उसके पिता ने जुए और हॉर्स राइडिंग में सारे पैसे लगाकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। उनके ऊपर कई लोगों का उधार चढ़ गया है, जिसे जब वो चुका नहीं पाते तो जिन्होंने भी दिव्या के पिता को उधार दिया था वो सभी पुलिस में शिकायत कर देते हैं, जिस कारण उन्हें पुलिस घर से ही उठाकर लेके जाती है। इससे होता यह है कि लोगों के बीच में इनकी काफी बदनामी होती है और यहाँ तक कि रिश्तेदारों को इनसे बात करने में भी अब शर्म आती है, जिस कारण दिव्या को लोगों से बात करने में अब काफी झिझक महसूस होती है। बेचारी को शर्म आ रही होती है। उसे लगता है कि सब उसे उल्टा सीधा बोलेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। अपने इसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण दिव्या को आज तक बात करने में बड़ी दिक्कत होती है और वो हकलाने लग जाती है, जिस कारण अब तो वो किसी से ना मिलती है और ना ही बात करती है। लेकिन उसकी मधु नाम की एक दोस्त है जो कि अब भी अपनी दादी के घर गर्मियों की छुट्टियों में आया करती है, तो वो अपने घर दिव्या को भी लेके जाती है। तो रॉकर्ट्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बचपन में समर वेकेशन पर कहाँ कहाँ जाते थे? बाकी मैं तो कहीं जा ही नहीं पाता था क्योंकि काम ही नहीं होता था स्कूल का पूरा। आपके साथ भी यही प्रॉब्लम थी क्या? कमेंट करके बताइएगा। कहानी में आगे बढ़ते हैं तो मधु की दादी के गांव में एक राम नाम का लड़का भी छुट्टियों पर आया होता है। मधु राम को दिव्या से मिलवाती है, लेकिन दिव्या उससे भी बात नहीं कर पाती। पर राम ने कभी भी दिव्या के हकलाने का मजाक नहीं उड़ाया होता है, बल्कि वो तो उससे काफी अच्छी तरह से पेश आता है। अब एक दिन राम दिव्या से कहता है कि अगर तुम डर की वजह से लोगों से बात नहीं करोगे तो तुम्हारा डर बढ़ता ही जाएगा। अगर वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो तुम भी उनसे प्यार से बात करो, वो तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आएंगे। देखना, जानती हो लोग एक डॉग को क्यों प्यार करते हैं, जबकि वो ना तो गाय की तरह उन्हें दूध देता है ना ही मुर्गियों की तरह अंडे? क्योंकि डॉग लोगों से अनकंडीशनल लव दिखाता है, जिसके बदले उससे भी प्यार मिलता है। यहाँ राम के इन शब्दों की वजह से दिव्या की पूरी जिंदगी बदल जाती है। वो राम के कहे अनुसार लोगों से मिलने, उनसे बात करने लगती है, जिस वजह से उसकी हकलाने की प्रॉब्लम एकदम से छूमंतर गोल हो जाती है, जिस वजह से अब उसे राम भी अच्छा लगने लगा है और दिव्या अपने प्यार को ही जिंदगी मानने लग जाती है। इसके साथ कहानी प्रेजेंट समय में आती है, जहाँ हम नॉर्वे में राम को देखते हैं जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है। वो काफी सक्सेसफुल भी है क्योंकि पूरे नॉर्वे में उसने अपने रेस्टोरेंट्स की 6 ब्रांच खोली है, जिसमें से 6वीं की आज ओपनिंग भी है। राम अपने ही वर्कर्स से रिबन कटवाता है, जो देखकर लगता है कि वो अपने बचपन की ही तरह एक अच्छा इंसान अभी भी है। लेकिन जब राम वहाँ अपने वर्कर्स को समझा रहा होता है तो कहता है कि देखो, अगर हमारे पास कभी चटनी खत्म हो जाए और उस वक्त कस्टमर इडली का ऑर्डर दे तो तुम्हें उससे ये नहीं कहना है कि चटनी नहीं है या खत्म हो गई है, बल्कि ये कहना है कि आज की स्पेशल डिश ओनली है इडली विद सांबर। जब आप ऐसा कहोगे तो कस्टमर खुशी खुशी उसे खा लेगा, और अगर कभी सांबर ना हो तो आपको कस्टमर से ये कहना है कि हमारा आज का स्पेशल मसाला इडली है। ये सुनकर इंसान बिना किसी शिकायत के वो सब कुछ ऑर्डर कर लेगा और उसे मस्त तरीके से खाएगा। आगे वो कहता है कि जो भी ये समझते हैं कि प्यार ही जिंदगी है, क्योंकि मेरे हिसाब से जिंदगी एक छल है जिसमें हमें सामने वाले को अपनी बातों पर विश्वास दिलाना आना चाहिए। जैसे कि अगर किसी लड़की को विश्वास हो जाए कि तुम उसे जिंदगी भर खुश रखोगे तो वो तुमसे शादी करेगी। तो कुछ भी करो, सामने वाले के दिल में अपने लिए विश्वास पैदा करो, क्योंकि दुनिया में जो ऐसे जीता है वही आगे बढ़ता है। यह राम की बातों से साफ पता चलता है कि अब उसका जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। वो तो इतना झूठा बन चुका है कि वो अपने सीईओ परिपूर्णाचारी यानी पीसी को काफी समय से झूठ कह रहा है कि मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना दूंगा अपनी कंपनी में, जिसके बारे में बेचारा पीसी रोज राम से पूछता रहता है। लेकिन राम उसे कुछ न कुछ बोलकर टाल ही देता है, और उसने पीसी को ऐसी उम्मीद इसीलिए दी है ताकि वो उसके लिए कम पे स्केल पर दिल लगाकर मेहनत करता रहे। बाकी इसी दौरान राम को ऑडिटर का फोन आता है, जिससे मिलने के लिए वो पीसी के साथ जाता है। ऑडिटर राम से कहता है कि नॉर्वे के लॉ के हिसाब से अगर किसी भी बिजनेस के 5 से ज्यादा ब्रांचेस खुल जाती हैं तो उसे फ्रेंचाइजी माना जाता है, और क्योंकि तुम्हारी 6ठी ब्रांच भी खुल गई है तो अब तुम्हारा टैक्स डबल हो जाएगा। बाकी इस मुसीबत से निकलना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम अगले 4 महीनों के अंदर अपने बिजनेस में किसी दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर लो। इससे दोनों के पास 3-3 ब्रांचेस आ जाएंगी और तुम्हारा टैक्स बच जाएगा। ये सुनते ही पीसी काफी खुश होता है और कहता है कि इसके लिए 4 महीने की क्या जरूरत है, सर तो मुझे कब से पार्टनर बनाने के लिए कह रहे हैं, मैं 1-2 दिन में पेपर वर्क करके तैयार कर दूंगा। उसकी इस बात पर राम कुछ नहीं कहता और उसे चुप करके पीसी गुस्से में बाहर चला जाता है। जिसके जाने के बाद राम ऑडिटर से कहता है कि मुझे किसी पर भी इतना भरोसा नहीं है कि मैं उसे अपना पार्टनर बना लूं। ऑडिटर कहता है कि एक और रास्ता है सर, अगर तुम किसी लड़की से शादी करके उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना लो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी,
टैक्स से भी बच जाओगे और तुम्हारी बीवी इस बिजनेस को घर का बिजनेस मानकर इसमें दिल लगाकर मेहनत करेगी। मतलब कि तुम्हें बीवी के रूप में एक एम्प्लॉय चाहिए। ऐसा बड़ी कंपनीज की ओनर आज भी करते हैं, तो इसमें वैसे कोई बुराई है नहीं। उनकी ये बात राम को काफी पसंद आती है, पर जब वो बाहर जाता है तो वो पीसी को उदास देखकर उसे मनाने के लिए झूठ बोलता है कि तुम इतनी जल्दी गुस्सा क्यों जाते हो। जानते हो, मैं तुम्हारे लिए KFC की तरह PKC नाम का एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, जिसमें PC तुम्हारे नाम से रहेगा और K मेरे मिडिल नाम कृष्णा से। मतलब कि राम का पूरा नाम है राम कृष्णा। साथ ही वो PC से कहता है कि अभी समय नहीं आया है, मुझे और ब्रांचेस खोलने दो, उसके बाद मैं तुम्हें PKC के साथ इसमें भी पार्टनरशिप दूंगा। अब हमेशा की तरह PC राम की बातों में आ ही जाता है और राम उसे एक लिस्ट देकर कहता है कि तुम्हें मेरे लिए मैट्रिमोनियल साइट्स पर एक ऐसी लड़की को ढूंढना होगा जिसमें ये 10 क्वालिटीज हों, जो कि एक अच्छे एम्प्लॉय में होती है। हर क्वालिटी को तुम एक रेटिंग पॉइंट समझ लो। तो तुम प्रोफाइल देखने के बाद उसमें से 8-10 रेटिंग वाली लड़की को चूज करो, जिनका मैं इंटरव्यू लूंगा और उनमें से किसी एक से शादी करूंगा। वो चाहे डाइवोर्सी हो, बच्चे वाली हो या फिर कैसी हो, वीडियो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसमें ये सारी क्वालिटीज मौजूद होनी चाहिए। राम की बात मानकर PC काम पर लग जाता है। इसके बाद हमें दिव्या को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर के लिए सिलेंडर लेके आ रही होती है। दिव्या की बात करें तो वो राम की तरह बदली नहीं है, बल्कि वो उसी तरह से अभी भी अच्छे दिल की इंसान है। वो एक NGO के लिए फ्री में काम करती है, जो कि अनाथ आश्रम चलाते हैं। वहाँ के बच्चों से मिलने के लिए दिव्या अक्सर जाया करती है। साथ ही वो काफी दिनों से जॉब के लिए अप्लाई कर रही है, क्योंकि उसके घर की कंडीशन अभी भी सुधरी नहीं है। उसके पिता जेल से तो छूट गए, लेकिन उनकी आदत आज भी वही है। बाकी दिव्या के घर में उसकी माँ और एक छोटी बहन रहती है, जिसे आज लड़के वाले देखने के लिए आए हैं। बाकी इनके अलावा दिव्या की दादी भी इनके साथ रहती है, जिन्हें हर चीज उल्टी सुनाई देती है। जैसे कि अगर कोई उनसे पूछता है कहाँ जा रही हो आप, तो उन्हें सुनाई देता है कि क्या कर रही हैं आप। इसलिए उनसे लोग बात करने में थोड़ा घबरा जाते हैं कि कहीं ये कोई गलत ना सुन ले और गलत झगड़ा ना हो जाए। लड़के वाले दिव्या की बहन सुशीला को देखते पसंद कर लेते हैं, पर उनका कहना होता है कि हम ये शादी 1 महीने के अंदर करना चाहते हैं, क्योंकि अगले महीने हमारा बेटा धीरज 1 साल के लिए ट्रेनिंग करने अमेरिका जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इससे पहले ये शादी हो जाए। इस पर दिव्या की माँ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की शादी एक साथ हो जाए। हम दिव्या के लिए भी लड़का देख रहे हैं। 1 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगी, उससे पहले मैं दोनों की शादी कर देना चाहती हूँ। इस पर दिव्या के पिता कहते हैं कि अभी हमारे पास 1 महीने का समय है, अगर तब तक दिव्या के लिए लड़का मिल जाता है तो सब बढ़िया है, नहीं मिला तो सुशीला की शादी धीरज से करा ही देंगे। अब उन लोगों के जाने के बाद दिव्या के पिता दिव्या को काफी कोसते हैं और उससे कहते हैं तुम आखिर शादी क्यों नहीं करना चाहती, जल्दी अपने लिए कोई लड़का ढूंढ कर कुछ हमारा बोझ कम कर लो। ये बात सुनकर दिव्या रोने लगती है कि माँ बाप मुझे बोझ समझ रहे हैं। जिस पर उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा तुम अपनी शादी को इतना टालती क्यों हो। दिव्या कहती है कि माँ मैं जल्दबाजी में शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर मुझे पापा के जैसा कोई लड़का मिल गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। दिव्या की माँ उसे समझाती है कि बेटा तुम समझदार हो, लड़कों को परख सकती हो। बाकी मैं तुम्हें इतना ही कहूंगी कि जिस भी लड़के से तुम्हें प्यार हो उससे तुम शादी कर लो। बाकी तुम एक बार हाँ तो करो, हम मिलकर तुम्हारे सपनों के राजकुमार को ढूंढेंगे। उनकी बातों को मानकर दिव्या भी ऑनलाइन लड़के देखने में लग जाती है। इधर PC ने भी 5 लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया होता है, जिनमें दिव्या भी होती है। अब क्योंकि PC ने दिव्या के प्रोफाइल को लाइक किया है तो वो वहां पर देखती है, तभी उसे राम की प्रोफाइल मिलती है, जिसको देखकर वो काफी खुश होती है। इस बारे में वो अपनी दोस्त को भी बताती है, जिस पर मधु से पूछती है कि आखिर तुमने राम को पहचाना कैसे। दिव्या बताती है कि मैं बचपन से राम के हर सोशल मीडिया अकाउंट उसके पता चले बिना फॉलो करती रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन उसका रिश्ता मेरे लिए आएगा। वो हमेशा से मेरा हीरो रहा है, मैं उसे पसंद भी करती हूँ और अब अगर भगवान ने हमें फिर से मिलाया तो जरूर हमारी किस्मत जुड़ी हुई है। मधु दिव्या से राम को सब कुछ बताने के लिए बोलती है, तो दिव्या मना कर देती है, क्योंकि वो राम को सही टाइम पर सरप्राइज देना चाहती है। अब इधर राम दिव्या के साथ उन 5 लड़कियों से बातें वगैरह करता है और उन सभी में से वो शादी करने के लिए अमूल्या नाम की लड़की को चूज करता है, क्योंकि राम को उसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है। इसलिए वो दिव्या को एक वीडियो मैसेज भेजकर कहता है मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, इसलिए मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शायद अभी इस लायक नहीं हूँ, तो प्लीज तुम आगे बढ़ जाओ। इसके लिए मैं तुम्हारे नंबर को ब्लॉक कर रहा हूँ, बाकी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अब ये वीडियो मैसेज देखकर दिव्या काफी ज्यादा रोती है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। दूसरी तरफ राम अपने माँ और पिता को इस बारे में बताता है और कहता है कि मैं 10 दिन के लिए इंडिया आऊंगा और उसी दौरान शादी करके चला जाऊंगा। जो बात उसकी माँ को काफी अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकते। राम ने कभी उनकी बात नहीं मानी और अब अपने काम और पैसे वगैरह कमाने में वो इतना बिजी है कि पिछले 6 साल से अपने घर नहीं आया। इसके बाद राम के साथ अमूल्या की ऑनलाइन एंगेजमेंट कर दी जाती है, जिसके 2 दिन बाद वो PC के साथ इंडिया पहुंचता है, ताकि वो अमूल्या के घर वालों से मिलने के साथ अपने घर वालों को भी मिलवा दे। वो यहाँ लैंड करते ही अपने मॉम डैड और अपने मामा के लड़के प्रकाश
प्रकाश से मिलता है। फिर वो उन सभी के साथ सीधा अमूल्य के घर पर पहुंचता है, जहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि अमूल्य तो घर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है, क्योंकि वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। अब राम को इस सिचुएशन में फंसा हुआ देखकर पीसी उससे कहता है कि अभी वो 4 लड़कियां बची हुई है, जिनमें से एक का घर पास ही में है, तो चलिए सीधा उसकी यहाँ चलते हैं और जल्दी से शादी फिक्स कर लेते हैं। राम को यह आइडिया पसंद आता है, इसलिए वो तुरंत निकलता है। इन सबसे उसके माँ बाप भी परेशान है कि आखिर राम को ऐसा क्या फितूर चढ़ा है कि उसे अभी शादी करनी है। दूसरी लड़की के घर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि इसे राम ने कोई जवाब नहीं दिया था, तो उसकी शादी आज ही हो रही है, मतलब कि ये भी गई। अब अगली लड़की है दिव्या, तो पीसी उसके घर चलने के लिए बोल देता है, लेकिन राम कहता है कि पहले उसके घर फोन करके कंफर्म करो कहीं वो भी किसी और के साथ घर बसाने तो नहीं चली। उसके कहे मुताबिक पीसी दिव्या के पिता को कॉल करता है। वो तो इस शादी के लिए तैयार है, लेकिन पहले राम दिव्या से माफी मांगते हुए कहता है कि बिजनेस में लॉस की वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया ताकि मेरे साथ आकर तुम ये सब ना झेलो, लेकिन तुम्हारी स्माइल मैं भूल ही नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब बस तुम्हारी रजामंदी मिल जाए तो मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताऊं। उसकी इन सभी बातों को सुनकर दिव्या काफी खुश होती है और मान भी जाती है, जिसके बाद राम अपने परिवार के साथ उसे देखने आता है, जहाँ दिव्या की माँ इस बात से परेशान होती है कि एक हफ्ते के अंदर सब कुछ कैसे होगा। इस पर पीसी कहता है कि आप उसकी चिंता ना करो, हम आपकी इन दोनों लड़कियों की शादी का इंतजाम एक ही जगह पर अच्छे से करवा देंगे, जिस बात से सुशीला के ससुराल वालों को भी कोई प्रॉब्लम होती नहीं। दोनों बहनों की सगाई और शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि दिव्या के पिता राम के पिता से किसी न किसी बहाने से रीति रिवाज के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। साथ ही राम पीसी से कहता है कि तुम बाकी की 2 लड़कियों से भी बात करते रहो, क्योंकि जब तक ये शादी हो नहीं जाती कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि इस बार मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। अगर यहाँ कोई गड़बड़ी हुई तो मैं तुरंत दूसरी शादी कर लूंगा, जिसकी ये बात पीसी को ना चाहते हुए माननी ही पड़ती है। फिलहाल जल्दी राम और दिव्या के साथ सुशीला और धीरज की भी सगाई हो जाती है, जिसके 3 दिन बाद इनकी शादी होनी है। पर शादी के बाद पहली रात से पहले इन्हें दिव्या के घर के रिवाज के मुताबिक बालाजी मंदिर में दर्शन करके आना होगा। इसके लिए भी राम मान जाता है। सगाई और शादी के बीच राम और दिव्या एक दूसरे से अक्सर वीडियो कॉल पर बातें करते रहते हैं, जिन्हें दिव्या रिकॉर्ड कर लेती है ताकि जब भी उसका मन करे तो वो राम को देख पाए। इधर राम बिजनेस पार्टनरशिप के पेपर्स बनवाकर पीसी के हाथों दिव्या से साइन करवाकर ऑडिटर को भेजने के लिए बोलता है, जिसको देखकर पीसी कहता है कि अब तो बाकी लड़कियों से मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। राम कहता है कि पीसी, जब तक ये पेपर्स ऑडिटर देखकर ओके नहीं कर देता तब तक तुम उन लड़कियों से बातें करते रहो। दिव्या राम के कहने पर वो पेपर साइन कर देती है और इसी के साथ शादी का दिन आ ही जाता है, जिस दौरान दिव्या पीसी को बाकी 2 लड़कियों से बात करते हुए सुन लेती है। वो गुस्से में पीसी से जब इस बारे में पूछती है तो पीसी को ना चाहते हुए भी उसे सब कुछ बताना पड़ता है। यहाँ पीसी दिव्या से विनती करता है कि प्लीज आप किसी से मत बताइएगा कि मैंने आपको ये सब कुछ कहा है, लेकिन दिव्या तो इस दुख को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती कि जिस लड़के को वो बचपन से पसंद करती थी वो इतना बदल गया है। उसे एक लाइफ पार्टनर नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर चाहिए। वो काफी ज्यादा रोती है पर कुछ कर भी नहीं पाती, क्योंकि इस मंडप पे उसकी बहन की शादी भी हो रही है, इसलिए वो दुखी मन से राम से शादी कर ही लेती है। लेकिन वो राम से काफी ज्यादा गुस्सा भी है, जिस बात को वो अपने मन में ही दबा के रखती है। लेकिन फिर कुछ देर बाद राम से जाहिर कर देती है कि मुझे सब कुछ पता है। लेकिन राम उसकी फीलिंग्स के बारे में ना सोचकर अभी यही सोच रहा है कि आखिर उसे किसने बताया। अब क्योंकि इन्हें मंदिर जाना है तो दोनों दिव्या के घर ही जाते हैं, जहाँ राम जब दिव्या से बात करने की कोशिश करता है तो वो उस पर भड़क जाती है। वो कहती है तुम्हें जो चाहिए वो तुमको मुझसे कभी नहीं मिलेगा, मैं कभी ऑफिस नहीं जाऊंगी। ये बात सुनकर राम का मूड पूरी तरह से ऑफ हो जाता है। वो पीसी से कहता है कि मैं दिव्या से डाइवोर्स लूंगा। अब इस पर प्रकाश उसे समझाता है कि अगर तुम डाइवोर्स लोगे तो तुम्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी उसे देनी होगी। अब 3 ब्रांच तुम पहले ही उसके नाम कर चुके हो, बाकी की जो 3 बची उससे भी आधा वो लेके जाएगी। ये सुनते ही राम का जोश ठंडा पड़ जाता है। यहाँ पीसी उससे कहता है कि आप दिव्या के सामने उसके बहन के पति धीरज से हर चीज में कम्पीट करो, इससे दोबारा से उसका दिल जीतना आसान होगा। राम कहता है कि अगर उसे पता था फिर भी उसने मुझसे शादी की, मतलब वो बहुत ही इमोशनल है और मैं इस चीज का फायदा उठाकर उसको दोबारा से मना लूंगा। अब राम को जब पता लगता है कि दिव्या ने मंदिर जाने से मना कर दिया है तो वो दिव्या के साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, साथ ही सॉरी भी कहता है। अब उसे ऐसे माफी मांगते हुए देखकर दिव्या उसको दूसरा मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर राम, दिव्या, सुशीला, धीरज, पीसी और प्रकाश के साथ उसके पिता धनराज भी इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, जहाँ पहुंचने के लिए इन्हें जंगल से होते हुए पहाड़ी पर जाना होगा, जहाँ रास्ते में इन्हें मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ खास तरह के फूलों की जरूरत होती है। यहाँ राम फूल तोड़ने में धीरज से कम्पीट करने की कोशिश करता है पर हर बार वो फेल होता है। ये देखकर दिव्या राम को एक दूसरे रास्ते से लेकर जाती है, जहाँ उसे बहुत सारे फूल मिलते हैं। इसके बाद लोग मंदिर में दर्शन करते हैं, जहाँ पहुँचते ही इन्हें रात हो जाती है।
इसलिए वो रात यहीं बिताने का फैसला करते हैं। इसी बीच राम का फोन न लगने की वजह से उसके मॉम डैड दिव्या के फोन पर वीडियो कॉल करते हैं, जिनसे बात करने के बाद दिव्या राम को फोन दे देती है, जिनसे राम बातों ही बातों में कह देता है कि मुझे बीवी नहीं बल्कि अपने बिजनेस के लिए एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय चाहिए। उसे तो मुझसे शादी करके खुश होना चाहिए। जो आज तक आसमान में प्लेन्स देखती थी, उसे आज उस प्लेन में बैठकर नॉर्वे जाने का मौका मिलेगा। बाकी अगर वो मेरे हिसाब से नहीं चली तो मैं उसे सुधार दूंगा। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दिव्या के मोबाइल ऑटोमेटिक वीडियो कॉल रिकॉर्ड हो जाती है, तो ये कॉल भी रिकॉर्ड हो गई है, जिसे सुनकर अब दिव्या दंग रह जाती है, क्योंकि राम अब भी बदला नहीं। वो ये सारी बातें अपनी दोस्त मधु से शेयर करती है और कहती है कि मैं ये बात माँ को नहीं बता सकती, वो राम की असलियत सह नहीं पाएंगी। मैं यहाँ से राम के साथ तो जाऊंगी, लेकिन वहाँ जाकर मैं अपने अलग रास्ते पे निकल जाऊंगी। अगले दिन जब ये सभी मंदिर से वापस जा रहे होते हैं, तभी राम गलती से एक दलदल में गिर जाता है, जिसको देखकर सब कुछ भूलकर दिव्या मदद लेने के लिए जाती है। इधर राम पीसी से कहता है कि अगर आज तुमने मुझे बचा लिया तो बाकी की 3 ब्रांचेस मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये सुनकर पीसी उसकी मदद करने जाता है और राम पीसी को वहां फंसाकर खुद निकल जाता है। इसी बीच दिव्या वहां 2 लड़कों के साथ रस्सी लेकर आती है, जो मिलकर पीसी को बाहर निकालते हैं। इसके बाद जब पीसी के जरिए दिव्या को पता चलता है कि राम ने उसे 3 ब्रांचेस का लालच देकर वहां फंसा दिया, लेकिन अब राम अपनी बात से मुकर रहा होता है। दिव्या भी कहती है कि तुम्हारे बॉस की नियत में ही धोखा है। वो यहाँ राम से रिवील करती है कि मुझे अपने फोन की वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए पता चल गया है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। राम को बहुत बुरा भला बोलने के बाद वो चली जाती है। ये देखकर राम अब उसे डाइवोर्स देने का पूरा मन बना लेता है, जिस पर धनराज उसे समझाता है कि डाइवोर्स लेना इतना आसान नहीं है। लोगों को एक डाइवोर्स लेने में 10 साल से भी ज्यादा समय लग जाता है, समझे। बाकी अगर तुम दोनों म्यूचुअली लेते हो तो 6 महीने का समय लगेगा, लेकिन तुम्हें उसे एलिमनी की रकम तो देनी ही होगी, फिर चाहे तुम्हारी शादी 1 दिन की हुई हो या फिर 1 मिनट की। राम कहता है कि मैं उसे प्यार से बिना एलिमनी के डाइवोर्स लेने के लिए मना लूंगा। इसके लिए बस मुझे दिव्या को किसी भी तरह इम्प्रेस करना होगा, उसके बाद वो सब कुछ मान जाएगी। दरअसल दिव्या अपने मामा के परिवार से मिलने के लिए जा रही होती है, क्योंकि उसके और उसकी बहन के जाने के बाद उसकी माँ अकेली पड़ जाएगी, जिनके साथ उसके पिता न जाने कैसा सलूक करेंगे। इसीलिए वो अपने मामा से माफी मांगकर उन्हें अपनी माँ की देखभाल करने के लिए बोल रही होती है, जिसकी गाड़ी का पीछा राम कर रहा होता है। असल में राम को दिव्या के किसी रिश्तेदार से पता चला कि जब दिव्या के पिता को लोन न चुकाने की वजह से पुलिस पकड़ कर लेके गई, तो उनके साथ दिव्या के मामा को भी लेके गई, क्योंकि उन्होंने उस लोन की गारंटी ली थी। उस दिन के बाद से वो अपनी बहन के परिवार से मिले ही नहीं। अब राम का प्लान ये होता है कि वो दिव्या के मामा को किसी तरह मनाकर दिव्या की नजरों में अच्छा बन जाएगा, लेकिन हमेशा की तरह वो कुछ नहीं कर पाता और दिव्या अपने मामा के पैरों में गिरकर उन्हें मना ही लेती है। फिर वो सभी राम से भी मिलते हैं और अपने माँ और भाई को देखकर दिव्या की माँ काफी खुश होती है। इसी दौरान राम को एक एल्बम में अपनी बचपन की फोटो मिलती है, जिसके बारे में जब वो अपने पेरेंट्स से पूछता है तो उस फोटो को देखकर वो बताते हैं कि ये फोटो तुम्हारी नानी के यहाँ की है, जहाँ तुम बचपन में छुट्टियों के दौरान जाया करते थे। अब इस दौरान मधु राम को देख रही है, तो इस बारे में वो मधु से पूछता है। फिर वो राम को वही सब कुछ बताती है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, लेकिन उसके बाद भी दिव्या राम की खबर रखती थी, क्योंकि वो तो उसका हीरो था। वो आगे बताती है कि यहाँ तक कि जब तुम्हें मास्टर शेफ में पार्टिसिपेट करने के लिए पैसों की जरूरत थी, वो पैसे तुम्हारे दोस्त सतीश ने नहीं बल्कि वो दिव्या ने सतीश को तुम्हें देने को कहा था। इसके अलावा दिव्या ने तुम्हारे नॉर्वे के रेस्टोरेंट को करीब 50 से ज्यादा मेल आईडी से रेट दिए, ताकि तुम्हारी रेटिंग हाई जाए, तुम्हें जहाँ भी उसकी जरूरत पड़े वो तुम्हारे साथ खड़ी रहे। लेकिन उसे नहीं पता था कि तुम इतने लालची हो जाओगे। तुम्हें ना तो रिश्तों से कुछ लेना देना है और ना ही इमोशन से। ये सारी सच्चाई जानकर राम को काफी बुरा लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। वो सुहाग रात के दिन ही वहाँ से भागता है, जिस बारे में जब दिव्या को पता लगता है तो वो उसे पूरे घर में ढूंढती है। उस दौरान बाहर बैठी दादी दिव्या को राम का दिया हुआ लेटर देती है, जिसमें लिखा हुआ है कि दिव्या, तुम सच कहती थी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, पर जब मैं नॉर्वे गया तो मुझे कई लोगों ने बिजनेस में धोखा दिया, इसलिए मैं तब से ऐसा बन गया। मुझे लगा कि इस दुनिया में सिर्फ बुराई है और इस बुराई से लड़ने के चक्कर में न जाने कब मैं बुरा बन गया, मुझे पता ही नहीं चला। यही इसका कारण था कि मैंने किसी को भी अपना बिजनेस पार्टनर नहीं बनाया, बल्कि तुम बहुत ही अच्छी हो और मुझे कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हारी जिंदगी के करीब भी आऊँ, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूँ। ये पढ़ने के बाद दिव्या और बाकी घर वाले दादी से पूछते हैं कि वो कहाँ गया है। वो कह देती है कि उसने जाने से पहले कहा था वो ट्रक में बैठकर अपनी जान देने जा रहा है। ये बात सुनते ही दिव्या और बाकी सभी राम को ढूंढने एक तालाब की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है राम उसी तालाब में डूबकर मरने गया होगा। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं दादी को हमेशा उल्टा ही सुनाई देता है, तो असल में राम ने उन्हें चिट्ठी देने के बाद बोला था कि मैं वहाँ खड़े एक ट्रक के पीछे छिप जाता हूँ, आप बस तब तक अंदर जाकर टीवी के पास रखे मेरे बैग से मेरा पासपोर्ट मुझे ला कर दे दो। लेकिन दादी ने उल्टा ही सुन लिया था। काफी देर बाद वो दादी के पास वापस
वापस आता है और उनसे पूछता है कि आपने अभी तक पासपोर्ट क्यों नहीं दिया। दादी उससे कहती है कि दिव्या तुम्हारे जाने के दुख में तालाब में छलांग लगाकर मरने गई है। यह सुनते ही राम जल्दी से तालाब के पास पहुंचता है जहां उसे दिव्या दिखती है जो कि उसे ही ढूंढ रही है। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर गले लगा लेते हैं। अब क्योंकि राम भी दिव्या को प्यार करने लगा है और सभी इनको ऐसे देखकर काफी खुश होते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।